हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हमारा प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है जो यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी हायर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले पिछले वर्षों में पूछे गए हैं अनेक एग्जामों में, जैसे यूजीसी से, पीजीटी से और पिछले पीसीएस से भी, या और अन्य राज्यों के हायर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह करके उसको हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। और देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और यहाँ देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? क्या कह रहा है? हम देखेंगे, यहाँ कह रहा है कि कौन उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आप चारों ऑप्शन देखेंगे और उत्तर देंगे क्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था। ठीक, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था जो है उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। चलिए हम थोड़ा सा इसको समझते हैं और यहाँ चारों ऑप्शन को हम देखेंगे। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था। ठीक, देखिए यहाँ चार प्रकार की अवस्थाओं की बात की गई है। पहला, लघु समाज या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें। दूसरा, औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात करें। तीसरा, जंगली बर्बर या जो है जनजातीय अर्थव्यवस्था की बात करें। और चौथा है उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था। ठीक, तो अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है? कृषि रखता है। तो पहले स्थान पे मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक, और उसके बाद जो हम स्टार्टिंग में जब मानव जनजाति था या मानव जो है आदिम समाज था, तो उस समय क्या था, जो है उतना ही उपज होता था जितना हम खुद यूज कर सकें। तो वो क्या हो जाएगा? एकमात्र भरण पोषण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था जनजातीय समाज में होती है और वो स्टार्टिंग आदिम मानव समाज में हुआ करती थी। ठीक, औद्योगिक अर्थव्यवस्था की जो एग्जाम्पल है वो है एक वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, अर्थात पूंजीवाद, कितना से ज्यादा पूंजी को बना सके। ठीक, उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या उदाहरण है? एक सेवा मूलक उपभोक्ता उपभोक्ता अर्थव्यवस्था। आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक दशा है? सामाजिक संबंध के निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक दशा है? कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है? ठीक, चार ऑप्शन आपके सामने है। खुद उत्तर दीजिए और खुद को चेक करिए आपकी तैयारी किस स्तर पे। ठीक, चलिए देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी, जागरूकता। जागरूकता सही है। इसमें हम देखेंगे, कह रहा है कि सामाजिक संबंधों के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक, निकटता होनी चाहिए, एक से अधिक व्यक्ति भी होने चाहिए, कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जागरूकता है। जागरूकता क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम एक दूसरे के सामाजिक संबंधों से जागरूक होंगे, जब हमारे अंदर हम की भावना होंगी, ठीक, तो उसे जागरूकता कहेंगे और तभी सामाजिक संबंध स्थापित हो पाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत प्रायः जानी जाती है। ठीक, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। संस्कृत किस नाम से जानी जाती है या संस्कृत की संरचना क्या होती है? संस्कृत की संरचना होती है अधिशावयवी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं, स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया था? किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी? तो किसने किया था? तो किया था ये शिकागो विश्वविद्यालय। हमारे प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे आप, प्रीवियस प्रैक्टिस सेट पहले के जो हमने करा चुके वीडियो में, तो उसमें इसको समझाए हैं। शिकागो विश्वविद्यालय, देखिए स्कूल समाजशास्त्र में दो तरह के स्कूल पाए जाते हैं। दो तरह के स्कूल में कौन सा आ जाएगा? एक शिकागो हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट स्कूल हो जाएगा। शिकागो स्कूल जो है अमेरिका से संबंधित है, ठीक, और वहीं फ्रैंकफर्ट स्कूल फ्रांस और जर्मनी से संबंधित है। ठीक, शिकागो स्कूल में जो अमेरिकी समाजशास्त्री हैं अधिकतर वो लोग जुड़े हुए हैं और फ्रैंकफर्ट स्कूल में मार्क्सवादी समाजशास्त्री जुड़े हुए हैं।
ठीक, और मार्क्सवादी विचारों को जो है कि वो खोजते हैं और उनमें संशोधन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नांकित में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण एवं पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? कौन ऐसे समाजशास्त्री हैं जो संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण और पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है, डिफरेंशिएशन किया है? किसने किया है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, हर्ष कोविड। हर्ष कोविड ने जो है संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण और पर संस्कृति ग्रहण में अंतर किया है। हर्ष कोविड जो है संस्कृत को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग बताते हैं। क्या बताते हैं? हर्ष कोविड कहते हैं संस्कृत क्या है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, मतलब इस पर्यावरण में जो मनुष्य बना रहा है और जो मनुष्य का बनाया हुआ अंश है वही संस्कृति कहलाता है। ठीक, और थोड़ा सा हम जान लेंगे रॉल्फ लिंटन के बारे में। रॉल्फ लिंटन जो है परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा देते हैं। परिस्थिति और भूमिका में इन्होंने 2 भागों में बांटा है। परिस्थिति को 2 भागों में, एक प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति। ठीक, ये चीजें पूछती हैं। प्रदत्त परिस्थिति क्या है, अर्जित परिस्थिति क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे हम। तो प्रदत्त परिस्थिति होता है ऐसी परिस्थिति जो हमें जन्म से मिली हो, उसे हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। जैसे जाति जो है प्रदत्त परिस्थिति है। वहीं अर्जित परिस्थिति क्या है? अर्जित परिस्थिति ऐसी परिस्थिति है, ऐसा स्टेटस है जो हम खुद अपनी मेहनत से अर्जित करते हैं। ठीक, जैसे आप कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, जॉब लेते हैं या किसी वर्ग व्यवस्था में उच्च या निम्न वर्ग में जाते हैं, तो वो आपका अर्जित परिस्थिति हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। मीड के अनुसार समान अन्न एवं महत्वपूर्ण अन्न रचना करते हैं। मीड किस चीज को जो है कि सामान्य अन्न और महत्वपूर्ण अन्न से दर्शाया है? ठीक, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, देख सकते हैं आप। ठीक, मुझे की अवधारणा देते हैं और समझाते हैं सामान्य अन्न को और महत्वपूर्ण अन्न को। ठीक, जनरलाइज्ड अदर कहते हैं। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे तथा अपने मृतकों को दफनाएंगे। ये किस चीज का उदाहरण है? ये उदाहरण जो है किस चीज का है कि सभी मनुष्यों से उम्मीद की जाती है या अपेक्षा की जाती है कि वो एक तरह का वस्त्र धारण करेंगे और अपने मृतकों को, जो मृत परिजन है, उनको दफनाएंगे। ये किसका उदाहरण है? देखिए, इसका थोड़ा सा इंग्लिश समझा लेंगे। इसको कहते हैं नॉर्म्स। क्या कहते हैं? नॉर्म्स, NORMS, नॉर्म्स। ठीक, और रूढ़ियों को क्या कहते हैं? मोर्स, नॉर्म्स, मोर्स। ठीक, देखिए रूढ़ियों को कहते हैं मोर्स और इसको कहते हैं नॉर्म्स। पहले तो आंसर देखेंगे, आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। ठीक, फिर इसको हम आगे समझेंगे। रूढ़ियां होगी। ठीक, मोर्स में क्या होता है? मस्ट बिहेवियर। ठीक, जिसका जो बहुत ही जरूरी होता है, मस्ट बिहेवियर, उसको हम किस में रखते हैं? मोर्स में रखते हैं, रूढ़ियों में रखते हैं। लेकिन नॉर्म्स में क्या होता है? शुड बिहेवियर। ओके, शुड बिहेवियर किस में होता है? ये किस में होता है? तो आदर्श प्रतिमानों का होता है। ठीक, ये होता है नॉर्म्स का। और मस्ट बिहेवियर किसका होता है? रूढ़ियों का। देखिए, जब कभी जो रूढ़ियां, जब कभी जो है आदर्श प्रतिमान को या मोर्स को या नॉर्म्स को बहुत ही प्रेशराइज किया जाए तो क्या किस में बदल जाती है? वो मस्ट बिहेवियर में बदल जाती है, रूढ़ियों में बदल जाती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मनुष्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वस्त्र धारण करेंगे और अपने मृतकों को दफनाएंगे। अर्थात ये इंपॉर्टेंट है कि एक जैसे वस्त्र धारण करके एक तरीके से जो है अपने मृतकों को दफनाना, तो किसमें आ जाएगा? रूढ़ियों में आ जाएगा। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव की मानसिक एकता के आधार पर किसने सांस्कृतिक समानताओं की व्याख्या की है? किसने की है? मानव की मानसिक एकता के आधार पर। ठीक, मानव की मानसिक एकता के आधार पर किसने सांस्कृतिक समानताओं की व्याख्या की है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसारवादियों ने। ठीक, आई होप समझ में आया होगा ये। और हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
निर्जातीय केंद्रवाद, निर्जातीय केंद्रवाद की अवधारणा किसने दिया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इस कौन सही होंगे? समनर। समनर की पुस्तक है फोकवेज, ठीक, फोकवेज, फोकवेज पुस्तक है किसकी? समनर की। समनर ने फोकवेज पुस्तक में निर्जातीय केंद्रवाद की अवधारणा देते हैं, ठीक। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक इच्छा, एसेंशियल विल, ठीक। आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है उद्भव के लिए। किसके उद्भव के लिए उत्तरदायी है? तो ये है चेमिनसॉफ्ट। चेमिनसॉफ्ट के उद्भव के लिए कौन से उत्तरदायी? आवश्यक इच्छा, ठीक। और यहाँ हम देखेंगे जेमिनसॉफ्ट और जेसेलसॉफ्ट। जेमिनसॉफ्ट और जेसेलसॉफ्ट की अवधारणा कौन दिए? तो ये टॉनिस दिए हैं। और इसको देखेंगे संदर्भ समूह। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम कौन दिया है? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले कौन दिया है, और इसको समाजशास्त्र में देने का काम कौन किया है? तो वो है मॉर्टन, ठीक। मॉर्टन संदर्भ समूह की अवधारणा को समाजशास्त्र में देने का काम किया है। और समूह में अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, तो अंतर समूह वाय समूह की अवधारणा कौन देते हैं? तो अंतर समूह वाय समूह की अवधारणा देते हैं कौन? शमनर, ठीक। आगे बढ़े, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। वैज्ञानिक समंक, वैज्ञानिक समंक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ठीक, वैज्ञानिकता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप उत्तर दें। क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सार्वभौमिक प्रयोगात्मकता। सार्वभौमिक प्रयोगात्मकता का मतलब होता है कि हम किसी भी तथ्य का कहीं भी और एक ही परिस्थिति में कभी भी जब अध्ययन करें तो उसका एक ही जो है परिणाम आए, उसको कहते हैं सार्वभौमिक प्रयोगात्मकता, ठीक। विश्वसनीयता भी है, गुणवत्ता भी है, अपरिमाणात्मकता भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सार्वभौमिक प्रयोगात्मकता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक समरक्त रिश्ते का दृष्टांत नहीं है? समरक्त की बात पूछ रहा है, कौन समरक्त नहीं है? ठीक, ऑप्शन आपके सामने है समरक्त, अर्थात रक्त संबंधी। देखिए परिवार में दो तरह के संबंधी होते हैं, एक विवाह संबंधी होते हैं, एक रक्त संबंधी होते हैं, ठीक। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा रक्त संबंधी नहीं है? तो भाई बहन ये दोनों रक्त संबंधी होते हैं, पिता पुत्र का रक्त संबंध होता है, माता पिता का माता पिता और पति पत्नी, ठीक। तो कौन सा है? तो पति पत्नी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ माता पिता नहीं होगा, यहाँ माता पुत्री कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? माता और पुत्री, ठीक। इसको माता पुत्री कर लीजिएगा, ये गलत हो गया है, ठीक। या माता पुत्री कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। और इस तरह देखा जाए तो सी और डी दोनों सही हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक अपराधी को सामान्य सभ्य नागरिक बनाने के प्रयास को क्या कहा जाता है? एक अपराधी जो है, कोई व्यक्ति अपराधी हो गया है और उसको फिर से सामान्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा पुनर्समाजीकरण। क्या कहा जाएगा? पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण है क्या? पुनर्समाजीकरण है कि जब हम किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति किसी गलत रास्ते पे चला गया और उसको फिर से सही रास्ते पे लाने के लिए समाजीकरण करते हैं। जैसे एक अपराधी है, पहले वो साधारण मनुष्य था, सभ्य मनुष्य था, फिर उसने अपराध किया, अपराध करके उसको सजा हुई, जेल गया, जेल में उसका पुनर्समाजीकरण हुआ, उसके बाद फिर वो बाहर आया और फिर सभ्य व्यक्ति बन गया, ठीक। तो उसको पुनर्समाजीकरण कहते हैं। और चलते हैं फिर इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहे हैं? मतलब सामाजिक भौतिकी के लिए उत्तरदायी कौन से कारक रहे हैं? अब यहाँ ध्यान से अगर हम देखें, सामाजिक भौतिकी शब्द आया हुआ है। सामाजिक भौतिकी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक भौतिकी को ही हम सोशियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी, ठीक।
सामाजिक भौतिकी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, इसके उद्भव के लिए सबसे जरूरी जो एसेंशियल चीज था वो क्या था, किसने मदद किया इसको, इसके उद्भव में? तो किसने किया था? तो फ्रांस की क्रांति ने किया था और औद्योगिक क्रांति ने। इन दोनों का डायरेक्ट हाथ था जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो हुआ है उसमें इन दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हुई। ठीक, हम चलते हैं, क्या देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक और दो किस में आता है? बी में, अर्थात बी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नोमैडिक समूह होते हैं, नोमैडिक समूह या नोमैडिक समूह की बात की जा रही है। नोमैडिक का हिंदी क्या होता है? घुमंतू समूह। ठीक, नोमैडिक का हिंदी क्या होता है? घुमंतू समूह। घुमंतू समूह क्या होते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है। लघु पैमाने को उद्योगपति, लघु पैमाने के उद्योगपति, उन्नत उद्यान विशेषज्ञ, स्थिर रूप से बसे कृषक और अस्थिर आखेट जीवी एवं संग्राहक। तो इसमें नोमैड समूह होते हैं। अभी हमने बताया नोमैड का मतलब होता है घुमंतू। जो घुमंतू होंगे क्या स्थायी होंगे? नहीं, वो स्थायी बिल्कुल नहीं होंगे, अर्थात अस्थायी आखेट जीवी संग्राहक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजों का वर्गीकरण उनके आयतन एवं घनत्व के अनुसार किया जा सकता है? ठीक, समाजों का जो है वर्गीकरण किसने उसके आयतन और घनत्व के अनुसार किया? तो किसने किया? तो तुर्खीम ने किया। ठीक, हम यहाँ देखें स्पेंसर कौन है? तो उद्विकासवादी हैं। ठीक, उसके बाद मार्क्स जो है पूंजी को बहुत महत्व देते हैं और इन्होंने मार्क्स ने जो है सामाजिक भौतिकी इन्होंने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की बात की है, भौतिक द्वंद्ववाद की बात करते हैं ये कार्ल मार्क्स। ठीक, वहीं टॉनिज, गेसेलसॉफ्ट और गेमेनसॉफ्ट की बात करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कहा जा रहा है, उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अपने सामाजिक कृत्यों के संदर्भ में आपराधिक कानून के उल्लंघन को कहा जाता है। जब उच्च सामाजिक और आर्थिक वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति, अर्थात जब उच्च वर्ग के इलीट व्यक्ति, जब इलीट वर्ग के व्यक्ति जो है व्यवसायिक कृत्यों के संदर्भ में आपराधिक कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ठीक, क्वेश्चन आसान है। अगर आप इसको इस तरह ना समझ पाए तो ये समझिए कि अगर इलीट व्यक्ति जो है अपराध करते हैं या इलीट व्यक्ति जो है कानून को तोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक, ऑप्शन ये आपके सामने है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, सफेद पोश अपराध। ठीक, सफेद पोश अपराध की बात कौन करते हैं? ये कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, सफेद पोश अपराध के बारे में किसने बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। आधुनिक जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? आधुनिक जनजाति को पिछड़े हिंदू कौन कहते हैं? पिछड़े हिंदू सब जनजाति को पिछड़े हिंदू से कौन बोला है? तो ये कहते हैं जी.एस. कुरियन। जी.एस. कुरियन जो है कहते हैं कि जनजाति क्या है? पिछड़े हुए हिंदू हैं और जनजातियों को हिंदू में मिला देने की बात ये करते हैं। ठीक, वही वेरियर एल्विन जो है जनजातियों को पृथक्करण की नीति अपनाने की बात करते हैं। कहते हैं उनका अपना संस्कृति है, उनको अपनी संस्कृति को खोना नहीं चाहिए, उनको अलग थलग कर देना चाहिए। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था? इसका उत्तर दें। देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 340। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्यों की तुलना में चींटियों में अधिक एक रूपता तथा घनिष्ठता पाई जाती है, यह किसका कारण है? किसका कारण है ये? चार ऑप्शन सामने हैं आपके, किसका कारण है? तो वंशानुक्रम का कारण है। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, किसने इस बात पर बल दिया है कि सामाजिक संरचना गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है? ठीक, किसने कहा है कि सामाजिक संरचना जो है, ये सामाजिक संरचना है, ये गैर अनुचलन आचरण के लिए, गैर अनुचलन आचरण का मतलब होता है मूल्यों से इतर बितर होके या मूल्य न मानना। ठीक, तो ये किसने कहा है? तो ये
R.K. मर्टन कहते हैं, रॉबर्ट किंग मर्टन कहते हैं कि सामाजिक संरचना जो है गैर अनुचरण आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादक किसे माना जाता है? भूमिका विकलांगता, भूमिका विकलांगता की बात कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, H.D. क्रिक। देखिए अगर आप इसको, अगर जिसे याद नहीं है, जिसे याद है वो तो अच्छी बात है, अगर जिसे याद नहीं है वो एक ट्रिक के सहारे भी याद कर सकता है इसको, भूमिका विकलांगता को। देखिए यहाँ क्रिक, क्रिक जो है एक देखेंगे कैसा एक साउंड आ रहा है, क्रिक मतलब क्रैक। ठीक, और यहाँ भूमिका विकलांगता, अगर आप विकलांग कब होगा व्यक्ति, जब उसके हड्डी में क्रैक आ जाएगा तो विकलांग हो जाएगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं H.D. क्रिक अर्थात भूमिका विकलांगता। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको और अच्छा भी लगा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक समाज के आकार को बदलने के लिए उत्तरदायी होते हैं? कौन से ऐसे कारक हैं जो समाज को बदलने के लिए उत्तरदायी है, समाज की संरचना को बदलने के लिए उत्तरदायी है? ठीक, जो समाज के आकार को बदल सके, तो कौन सा है? चलिए देखिए नीचे 4 जो है कि ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा है? जन्म एवं मृत्यु दर है। ठीक, और दूसरा कौन सा है? निष्क्रम की दिशा है, अर्थात 1 और 2। ऑप्शन ए सही है, जन्म और मृत्यु दर। जैसे मान लीजिए किसी सोसाइटी में जन्म दर बढ़ गया, किसी सोसाइटी में मृत्यु दर कम हो गया या मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या करता है? उस संरचना के आकार को या संरचना के आकार को परिवर्तित करता है। निष्क्रमण की दशा, निष्क्रमण की दशा का मतलब कोई किसी स्थान से प्रस्थान कर गया, कोई कहीं चला गया या कोई कहीं से किसी दूसरे सोसाइटी में चला आया, तो वो भी क्या होता है? वो भी, उससे भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उतार चढ़ाव के रूप में करते हुए सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है? तो सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक, बहुत फेमस जो है सिद्धांत है ये, किसने दिया है? तो वो दिए पी सोरोकिन। ठीक, पी सोरोकिन की पुस्तक अगर देखें तो पी सोरोकिन की एक पुस्तक है सोशल मोबिलिटी। ठीक, ये पी सोरोकिन की पुस्तक है, और क्राइम एंड पनिशमेंट भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, क्राइम एंड पनिशमेंट, सोशल मोबिलिटी। ठीक, इन्होंने जो है ध्रुवीकरण की भी अवधारणा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यह किसने कहा है कि समाज का अस्तित्व केवल एक समय क्रम के रूप में होता है? किसका ये कोटेशन है कि समाज का जो अस्तित्व होता है केवल एक समय क्रम के रूप में होता है? तो किसका कोटेशन है? तो मैकआइवर एमपीएच का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने यह माना है कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? किसने माना है कि धर्म जो है क्या करता है? मनुष्य और समाज का नियंत्रण करता है। ठीक, ये किसने माना है? ये मानते हैं मालिनोव्स्की। मालिनोव्स्की जो है आवश्यकता का सिद्धांत देते हैं। इन्हें कट्टर प्रकारवादी भी माना जाता है। मालिनोव्स्की को क्या माना जाता है? कट्टर प्रकारवादी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। और अगर मालिनोव्स्की के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारा एक पुराना वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें। मालिनोव्स्की के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं और जो जो चीजें हैं सारी चीजें दी गई हैं उसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या किस परिवर्तन की अभिव्यक्ति है? ठीक, अर्थात सामाजिक परिवर्तन जो है अगर होता है तो समाजशास्त्रीय व्याख्या किस पे आधारित होती है? सामाजिक परिवर्तन में क्या परिवर्तित होता है जिससे समाज में परिवर्तन होता है? तो क्या होता है? तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अभिजात वर्ग के परिवर्तन सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? ठीक, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत की बात किसने की है? तो अभिजात वर्ग के, इलीट वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत की बात कौन करते हैं? तो वो करते हैं पैरेटो। ठीक, पैरेटो सामाजिक क्रिया की भी अवधारणा देते हैं। और अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत में किन शब्दों की बात की गई है? तो रेंटियर वर्ग की बात की गई है और सट्टेबाज की बात की गई है, अर्थात 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए सही है।
ठीक, पैरेटो का जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में यूजीसी में भी बहुत कई बार पूछे गए हैं और पिछली बार भी यहाँ से पूछा गया था कि पैरेटो के जो है 2 सामाजिक क्रिया हैं, ठीक, तार्किक और तार्किक सामाजिक क्रिया, उसके बारे में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे उत्तरदायी माना है? अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे उत्तरदायी माना है? किस वजह से जो है समाज में परिवर्तन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगस्त कॉम्ट ने जो है कि 3 बौद्धिक विकास के 3 चरण बताए हैं, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। ठीक, वो कहते हैं पहले स्टार्टिंग में जो है कि धार्मिक व्यवस्था था, उसके बाद तात्विक व्यवस्था हुआ, फिर प्रत्यक्षवादी व्यवस्था हुआ। अब विज्ञान को माना जाता है विज्ञान की तरह जो है बुद्धि या हमारा बुद्धि का विकास जो है विज्ञान की तरफ चला गया है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ठीक, हम क्वेश्चन को देखते हैं। यह तर्क का अच्छा विषय है कि आधुनिक भारत में जातीय चेतना एवं संगठन में वृद्धि हुई है। कारण क्या है? राजनीति में जाति का प्रभाव स्पष्ट है और यह एक क्षेत्र में भिन्न है। ठीक, अब हम देखते हैं कथन और कारक में कौन सही कौन गलत है। क्या जो है कथन जो कह रहा है, कारण जो है उसकी बातें कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यह तर्क अच्छा है कि आधुनिक भारत में जातीय चेतना एवं संगठन में वृद्धि हुई है, जाहिर सी बात है हुई है, और राजनीति में जाति का प्रभाव स्पष्ट है और यह एक क्षेत्र में भिन्न है, मतलब हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जातियों का प्रभुत्व है और राजनीति में भागीदारी है। ठीक, ये तो सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या नहीं कर रहा है तो क्या होगा? सही दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब इसी के साथ जो है हम चलते हैं और फिर प्रस्तुत होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, जिससे आपको भी और हमें भी मोटिवेशन मिले और काम करने की प्रेरणा मिले। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।